let's start the chapter. एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज होती है एटम। एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये याद रख लेना, एक एटम के अंदर दो प्रकार के चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन्स पे भी उतना ही चार्ज होता है बट नेगेटिव नेचर का, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हर एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए दुनिया का हर एटम न्यूट्रल होता है इन स्पाइट हैविंग चार्ज पार्टिकल्स इन इट। चार्ज पार्टिकल्स हैं बट फिर भी मेरे ऊपर टोटल चार्ज जीरो क्यों है? क्योंकि जितने मेरे अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस वजह से टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ये अब एक एटम में दो प्रकार के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और अनचार्ज पार्टिकल मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स। ये रहते कहाँ हैं? तो आओ दिखाता हूं। ये एटम का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक बहुत छोटी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रल डेंस कोर के अंदर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर आ गए। ये बाहर एनर्जी शेल्स में जो घूमते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक एटम के अंदर जो तीन पार्टिकल्स थे उनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बीच में आ गए सेंट्रल कोर में, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर घूम रहे थे। तो एटम के अंदर जो बाहर चीज घूमती है एनर्जी शेल्स में, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या गेम है? अगर मुझे एटम से कुछ लेना है तो क्या लेना आसान है? इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है। एटम को कुछ देना है तो क्या देना आसान है? इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है। ना मैं एक एटम से प्रोटॉन ले सकता हूं, ना मैं एक एटम को प्रोटॉन दे सकता हूं। अगर मैंने ऐसा किया तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर साइंस। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन ही लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ही दिया जाता है। ये याद रख लेना। धीरे धीरे चैप्टर को बढ़ाते हैं। अब इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जिसको लिया जा सकता है। तो मेरे पास जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो मैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाऊंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स ले लूंगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, मैं नेगेटिवली चार्ज हो जाऊंगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डज अ बॉडी बिकम्स चार्ज्ड? तो A, by losing electrons, the body gets more electrons, so it becomes positively charged. B, by gaining electrons, it contains more electrons than protons, so the body becomes negatively charged. This is how a body can become charged. और जब एक बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो आयन बन जाती है। ये शुरुआत हो रही है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बेसिक्स की। आराम आराम से देखते चलो, आराम आराम से समझते चलो। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, चार्ज की सबसे कम वैल्यू क्या होगी? सबसे छोटा चार्ज होगा चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, जो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम नेचर, प्लस चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होगा स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज प्लस में और स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस में। थोड़ी वैल्यू दिखने में खतरनाक है बट एक बार अपने हाथ से अभी के अभी लिख लेना। अब वो पूछते हैं टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स ही लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही गेन हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज से पहले एक बात समझो, आपके पापा की जेब में कितने पैसे हैं ये मैं बता सकता हूँ क्या? नहीं बता सकता। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं बताऊं कि आपके पापा की जेब में कितने पैसे हैं, तो मैं बोलूंगा उनकी जेब में N रुपीज है। N रुपीज क्यों? क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की करेंसी रुपी है, रुपी सबसे छोटा है। वैसे ही सबसे छोटा जो चार्ज है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो आप देख रहे हो। तो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी बराबर होता है Q, which is equals to NE। N बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E बोले तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये कंसेप्ट को ध्यान से देख लेना, एक बार हाथ से लिख लो। टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी बराबर होता है Q is equals to NE। इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो बॉडी लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो बॉडी गेन करेगी। अब बात होती है भैया ये करा क्या रहे हो? चार्ज, एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स।
इसी चीज का नाम है, जो हमारी फिल्म का नाम है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांचेस होती हैं, वन इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, वन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। Static electricity is the branch of physics in which we deal about charges at rest. Current electricity is the branch of electricity in which we deal about charges in motion. Charges को move कराना है, यही इस चैप्टर का जिस्ट है। अब आप ये देखो, इन बोर्ड्स पे ये जो बोर्ड दिख रहे हैं, हमने पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज का मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्ज मूव कब करेगा? आप देखो, ये जो बोर्ड्स लगे होते हैं हाईवेज पे, ये बोर्ड्स का काम क्या है? लेफ्ट साइड पे आगे एक बोर्ड आ रहा है, आप देखिए, उस बोर्ड का मेन पर्पस क्या है? ये बोर्ड बनाया जाता है पोटेंशियल जनरेट करने के लिए कि भाई साहब हमारी शॉप पर आइए, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमारा मन करेगा उधर जाने का। वैसे ही व्हाट वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू मूव अ चार्ज, यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, इसी को पोटेंशियल बोलते हैं। सो दे से हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू पोसेस 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कंसेप्ट वाइज करना। लेट्स सॉल्व इट। अब टोटल चार्ज वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी। हाउ मेनी बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, तो मतलब n निकालना है। बाय अ बॉडी टू पोसेस 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये जो 1 कूलम है ये टोटल चार्ज है, तो इसे कैसे सॉल्व करें, n कैसे निकालें? तो क्लास आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, टोटल चार्ज बराबर होता है n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये माइनस प्लस वाला नहीं होता, ये माइनस नेचर वाला होता है। तो इसमें डालो Q इज इक्वल्स टू NE। अब ये जो E है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस वाली पावर से घबराना मत, जो माइनस वाली पावर नीचे है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। अब ऊपर वाले को हल्का सा डेसिमल इधर हिला दो, कैलकुलेशन करा के आपके पास n की वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 6.25 इंटू 18 इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ मिलते हैं तब जाके एक बॉडी पे जो चार्ज आता है दैट इज 1 कूलम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, तो आप ये भी बोल सकते हो, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूमेरिकल्स सॉल्व। अब हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मतलब चार्ज को मूव कराना है। अब आप एक हाईवे पे जाओ, जब आप हाईवे पे कहीं जा रहे होते हो तो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पर आपको बोर्ड दिख रहे होते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट का, ढाबे का एक बोर्ड लगा होता है। एक बोर्ड नहीं लगा होता, बार बार वो बोर्ड लगा होता है ताकि हमारी नजर के सामने वो बोर्ड आए और हमारा दिल करे वहां जाने। तो वो जो बोर्ड लगा रहे हैं, वो बोर्ड लगाकर पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, एक वजह बना रहे हैं कि हम उसके पास जाएं। कोई बड़ा रेस्टोरेंट आपके मोहल्ले में भी खुलता है, आजकल बड़े बड़े रेस्टोरेंट लॉन्च होते हैं, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, हर जगह भर भर के ऐड देते हैं। इस दौरान भी वो पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं ताकि लोग उन रेस्टोरेंट्स में जाएं। किसी भी हीरो की मूवी आने वाली होती है तो वो कैसे पोटेंशियल जनरेट करता है, आप बताओ। बता देते हैं जी, हम बता देते हैं। वो जाता है बड़े बड़े कॉमेडी शो, कॉमेडी नाइट्स पे जाता है, जितने भी टेलीविजन पे शोज आ रहे होते हैं, लाइव शोज, उन सब पे जाता है। उसका इंस्टाग्राम पे ऐड आता है, उसका फेसबुक पे ऐड आता है। ये सब करके वो क्या करता है, वो हीरो और उसकी जो टीम है वो पोटेंशियल जनरेट करते हैं कि लोग पिक्चर हॉल में आए और उसकी मूवी देखें। और बात करते हैं, अब आईपीएल आ रहा है जी, आईपीएल आ रहा है, आईपीएल देखने के लिए लोग आईपीएल देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग आईपीएल देखें, इसके लिए बताइए चैनल क्या करता है, उसके स्पॉन्सर्स क्या करते हैं? अब आप बताओ। हम बताते हैं ना क्या करते हैं, वो भर भर के टीवी में ऐड देते हैं, वो अखबारों में ऐड देते हैं, और आईपीएल की ये वाली ट्यून, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ट्यून तो है ही आईपीएल की। ये सब करके वो पोटेंशियल जनरेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आईपीएल देखें, आईपीएल देखने जाएं, आईपीएल के बारे में बात करें। ऑल दीज एग्जांपल्स वर टू टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है वो वजह कि एक चीज एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करे।
अब सिंपल टर्म्स में पोटेंशियल बताता हूं, ध्यान से देखना। सिंपल मेथड पोटेंशियल का, मैं चाहता हूं मेरे घर में ना पानी आता रहे, पानी की कमी ना हो। तो आमतौर पे हम लोग पानी हमारे घर में आए उसके लिए क्या करते हैं, हम मोटर लगवाते हैं पानी की, वो पानी को खींचती है और हमारी टंकी को भर देती है। टंकी में जब पानी भरा है मतलब पोटेंशियल है, घर में किसी को भी पानी की कमी नहीं होगी। मींस वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक रहेगा वो हाई पोटेंशियल में, जब तक टंकी में पानी है तब तक नलके में जवानी है। जवानी इज नॉट द राइट वर्ड, बट पोटेंशियल के मैंने आपको 4-5 एग्जांपल्स दिए हैं। अब इस चैप्टर में हमने मूव कराना है चार्ज को। अब चार्ज भी ऑटोमेटिकली कहां मूव करेगा, चार्ज भी मूव करेगा फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू अ बॉडी एट लो पोटेंशियल। तो व्हाट इज दिस? दिस टर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक ऐसी जगह जहां पर चार्ज ज्यादा है से ऐसी जगह पर जहां पर चार्ज कम है, इन दोनों जगहों को कनेक्ट करा, वहां से चार्ज का फ्लो यहां तक कराया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, वो भाई साहब बताएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमें पता चल गया एक जगह पे ज्यादा चार्ज है और हमारे पास तो कम चार्ज है। अब हमें इन दोनों जगह को कनेक्ट करना है, कोई भी काम करने के लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये रही डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जी हाँ, ध्यान से सुन लेना, आगे जाकर इसे ठीक कर दूंगा, बट फिलहाल यही डेफिनेशन सही डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन्फिनिटी क्यों बोला गया है? हर वो जगह जिसके बारे में आपको ना पता हो या जहां पहली बार जाते हो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। ये ध्यान दे लीजिएगा। दिस वॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब अपन को पता चल चुका है कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। जिस बच्चे को नहीं पता मैकडॉनल्ड्स क्या है, तो उसके लिए मैकडॉनल्ड्स इन्फिनिटी पे है। बट एक बार आप मैकडॉनल्ड्स पे हो आओ या KFC पे हो आओ या बर्गर किंग पर हो आओ, तो आपको पता चल जाता है वो जगह कहां है और उस जगह का पोटेंशियल कितना है। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, दूसरी बार पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज एक पॉइंट पे ज्यादा, एक पॉइंट पे कम है और उस पॉइंट पे हम जा चुके हैं। वी नो द पॉइंट के वो कहां पर है। सो वहां से यहां तक पॉइंट, इस अपने पॉइंट तक चार्ज लाने को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज from one point to another point is called potential difference। ये उसका फॉर्मूला होता है। potential difference is equals to work done upon charge transferred। potential difference का सिंबल होता है V is equals to work done का W, charge transferred का कैपिटल Q। तो V is equals to W upon Q। अब अगर हम ध्यान से देखें तो वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल और अपॉन में चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। तो जूल्स पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या वोल्टेज, तीनों कुछ भी बोला जाए, SI यूनिट होती है वोल्ट और वोल्ट बराबर होती है जूल्स पर कूलम। अभी नहीं जा रहे। अब वो बोलता है व्हाट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा? जब W हो 1 जूल, Q हो 1 कूलम। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस maintained across 2 ends of a conductor when a charge of 1 coulomb flows from a body from one point to another point। ये definition बहुत ज्यादा important है। Potential difference is a scalar quantity। Potential difference is measured by a device called voltmeter and voltmeter has high resistance। Resistance high इसलिए होनी चाहिए ताकि उसकी actual strength का पता चल सके। So this is potential difference। अब इतना पता चल गया that charge will flow from a body at high potential to a body at low potential। और जब जब चार्ज फ्लो करेगा तब तब करंट प्रोड्यूस्ड होगा। बट अब चार्ज फ्लो किस में से करेगा? 3 प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। 1 कंडक्टर्स, जो चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने देते हैं। स्मूथ रोड, एक ऐसी रोड जिसपे कोई भी खड्डे नहीं है। इंसुलेटर्स, ये चार्ज को जाने नहीं देते। एक ऐसी सड़क, एक ऐसा रास्ता जहां पर इंसान भी नहीं चल सकता। Those are called insulators। Are those substances which
डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। अब कंडक्टर्स इधर है, इंसुलेटर्स इधर है, इनमें से चार्ज आराम से फ्लो कर रहा है, यहां से चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा। क्या इनके बीच में भी कुछ है? इनके बीच में भी कुछ होता है, रेजिस्टर्स। सड़क पे आए हुए स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर आपकी स्पीड कम करते हैं बट रोकते नहीं है। तो अभी हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स एक्सेप्ट लेड, ऑल द नॉन मेटल्स आर गुड इंसुलेटर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये देख लीजिएगा। अब चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम अ बॉडी एट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया। बट कितना चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पहली बात, और कितनी देर में गया, कितने टाइम में गया, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टाइम टेकन। आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्यू चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, तो करंट की एसआई यूनिट हो जाएगी कूलम पर सेकंड, दैट इज एम्पियर। पूछेंगे व्हाट इज 1 एम्पियर? अब आई बराबर है क्यू अपॉन टी। 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर पर सेकंड। थोड़ी सी हाई डेफिनेशन 1 एम्पियर की, it is the amount of current when 6.25 into 10 की power 18 electrons move from one point of a conductor to another point per unit time या per second, that is called 1 ampere। current की SI unit ampere है। current is a scalar quantity, it is measured by a device called ammeter, but एक सर्किट में करंट है या नहीं वो चेक करने के लिए हाथ मत लगाना, we use a device called galvanometer। ये एमीटर का सिंबल है, वो गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, दोनों की रेजिस्टेंस कम होती है, ये ध्यान दे लेना। दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। करंट की एसआई यूनिट हो गई एम्पियर, करंट की स्मॉलर यूनिट होती है मिली एम्पियर। हमारे पास अभी तक इस चैप्टर में 3 फार्मूलाज आ गए। पहला फार्मूला Q इज इक्वल्स टू NE, सेकेंड फार्मूला V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, थर्ड फार्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। इसके ऊपर बेस्ड लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। अब इस चैप्टर में करंट आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज आ चुकी है, ये जो जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं ये एक एक करके ये सारे से सिंबल्स बना लो। सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर स्ट्रेट होती है, जॉइंट वायर देख लो, वायर जिसमें जॉइंट नहीं है जो ऊपर से जाती है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, अभी फिगर बना लो, रेजिस्टेंस समझा दूंगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट के 2 सिंबल्स हैं, एमीटर का सिंबल जो करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर का सिंबल जो करंट को डिटेक्ट करता है, ओपन स्विच मतलब करंट ऑफ है, स्विच ऑफ है, क्लोज स्विच मतलब करंट ऑन है, और डिवाइस में अभी हम बल्ब रखेंगे। इस सारे के सारे डायग्राम्स कम से कम 2 बार बनाना ताकि इस चैप्टर को हम आगे लेके जा सके, ये ध्यान देना। अब कश्मकश पता है क्या है कि एक सर्किट में चाहिए क्या? कोई कहता है चार्ज का फ्लो चाहिए, कोई कहता है पोटेंशियल चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं अच्छा पोटेंशियल चाहिए और जल्दी चाहिए। किसी भी अप्लायंस को वर्क करने के लिए उसे चार्ज तो चाहिए होता है ही, मगर सही पोटेंशियल पे चाहिए होता है। अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी तो भी वो अप्लायंस काम नहीं करेगा, अगर वोल्टेज बहुत कम हो जाएगी तो भी वो अप्लायंस ढंग से काम नहीं करेगा। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टर का खेल। अब एक सड़क है, हम चाहते हैं वहां पर लोग गाड़ी चलाते जाएं, रुके ही ना, गाड़ी की स्पीड कम ना हो, तो हम उस गाड़ी को सीधा रखेंगे, बिल्कुल सीधा। हम चाहते हैं कि एक सड़क पे लोग यहाँ पर जरा थोड़ा स्लो चले, तो जहां पर हम स्लो चाहते हैं ना वहां पर हम स्पीड ब्रेकर लगा देंगे। एक सड़क ऐसी है जहां हम चाहते ही नहीं कि लोग चलें, तो वो सड़क को हम खोद देंगे, सड़क की जिंदगी खराब कर देंगे कि कोई जा ही ना पाए। सो दैट फ्लैट रोड वाज कंडक्टर, जो स्पीड ब्रेकर थे उन्हें बोलेंगे हम रेजिस्टर, और जो खड्डे वाली रोड है उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। यही बात मिस्टर ओम, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर करी, जो हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के अंदर। तो पेन पेपर उठा लो, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ करने के लिए पहले ये 2 टंकी देख लो, एक टंकी में इतना पानी है, एक टंकी में इतना पानी है, किसमें से पानी की स्पीड ज्यादा आएगी? तो मेरे ख्याल से इस टंकी में पानी ज्यादा था, तो पानी की स्पीड जो आएगी नीचे आते हुए वो ज्यादा होगी।
इस टंकी में पानी की स्पीड कम होगी। तो यही ओम्स लॉ ने बोला कि जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है उतना चार्ज का फ्लो भी तेज होगा। इसको मिस्टर ओम ने बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। बोले तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनल का निशान जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो V इज इक्वल्स टू I के साथ एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज R, कैपिटल R। तो V इज इक्वल्स टू IR इज ओम्स लॉ। ये जो R है, इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस। V इज इक्वल्स टू IR है, तो R बराबर हो गया V अपॉन I। V था पोटेंशियल डिफरेंस, I था करंट, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम बोलते हैं ओहम। ओहम का ये सिंबल होता है, वो बोलते हैं व्हाट इज 1 ओहम। 1 ओहम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ohm is the resistance offered by a substance maintained at a potential difference of 1 volt while carrying a current of 1 ampere। ये समझ गए तो बल्ले बल्ले हो गए। अब दोबारा फ्रेश पेज, V is equals to IR है, तो R बराबर हो गया V अपॉन I। V अपॉन I का मतलब कि रेजिस्टेंस करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो करंट के फ्लो को रोकती है। दोबारा देख लो, V इज इक्वल्स टू IR, तो R बराबर हो गया V अपॉन I। I जितना कम रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा, I जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम। तो कंडक्टर्स में तो I ज्यादा होता है, तो कंडक्टर्स में I ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कम। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव लेस रेजिस्टेंस। अब इंसुलेटर्स में तो करंट कम होता है, जिसमें करंट कम उसमें ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इंसुलेटर्स हैव हाई रेजिस्टेंस, करंट को जाने नहीं देती, करंट को जो रोकती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक और बात, सड़क पे चलने से जो रोकती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और एक अप्लायंस में चार्ज को फ्लो करने से जो रोकती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये ध्यान दे लीजिएगा, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर में बढ़ते गए आगे तो बच्चा कह रहा है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कह रहे हो। जब चैप्टर शुरू हुआ था तो आप इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करा रहे थे। ये गलती मुझसे नहीं हुई, ये गलती पढ़ाने वालों से भी हुई है कि पहले ये मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है एक सर्किट के अंदर, बट बाद में ये डिस्कवर हुआ कि इट इज द नेगेटिव चार्ज, इट इज द इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव इन अ सर्किट एंड कॉन्स्टिट्यूट करंट। तो क्या हुआ, सारे एक्सपेरिमेंट्स ठीक थे, बस एक ये छोटी सी भूल हो गई। तो डायग्राम में जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पूछी जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन दिखाई जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ये एक्चुअल करंट नहीं होता। एक्चुअल करंट होता है फ्लो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायग्राम में कभी भी एक्चुअल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट मत बनाना, हमेशा कौन सा बनाओगे, कन्वेंशनल करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। दोबारा बोल देता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और कन्वेंशनल करंट ही डायग्राम में मिलेगा, बट एक्चुअल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। अब चैप्टर गर्म हो चुका है, अब आपको एक टर्म आएगी रेजिस्टर्स। जी हाँ, ओम्स लॉ ने बोला V इज इक्वल्स टू IR, तो R हो गया V अपॉन I। रेजिस्टेंस एक टर्म आ गई। हर अप्लायंस को सेम स्पीड से करंट नहीं चाहिए होता, हर अप्लायंस को सेम मैग्नीट्यूड से वोल्टेज नहीं चाहिए होता। किसी को ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, किसी को कम वोल्टेज चाहिए होता है, किसी को ज्यादा करंट चाहिए होता है, किसी को कम करंट चाहिए होता है। उसके लिए भी यूज अ डिवाइस कॉल्ड रेजिस्टर। रेजिस्टर इज अ डिवाइस व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट की स्पीड को स्लो करता है। ठीक है जी, ज्यादा रोकना है करंट को तो ज्यादा रेजिस्टर लगा दो, कम रोकना है करंट को तो हल्का रेजिस्टर लगा दो। रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस इस तरीके से दे रखी होती है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा उतना करंट कम। अब हाउ कैन वी कनेक्ट देम, ध्यान से देखना। रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड बाय टू वेज, एक के साथ एक के साथ एक के साथ, एक के पीछे एक के पीछे एक,
दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पर एक के साथ एक के साथ एक के साथ, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। लॉजिकली समझना, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर पानी फ्लो कर रहा है तो सबसे ज्यादा स्पीड से पानी मिलेगा पहले वाले अप्लायंस को, अगले वाले को पानी उतना ही मिलेगा मगर कम स्पीड से मिलेगा, नंबर तीसरे वाले को पानी की स्पीड और कम मिलेगी, पानी उतना ही मिलेगा मगर कम स्पीड से मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखना, पानी के फ्लो के 3 हिस्से हो गए, पानी के 3 हिस्से हो गए बट फ्लो की स्पीड सेम रहेगी। क्योंकि फ्लो की स्पीड सेम रह रही है, व्हाट इज दिस फ्लो? दिस फ्लो इज पोटेंशियल, वोल्टेज। कि यार इस वाले केस में पहले वाले को तो सही वोल्टेज मिला, फिर अप्लायंस ने यूज करा, दूसरे वाले को वोल्टेज कम मिला, तीसरे वाले को वोल्टेज और कम मिला। इस केस में पानी की स्पीड सेम रही, पानी के 3 पार्ट्स हो गए, वोल्टेज सेम था बट करंट डिवाइड हो गया। ये सीरीज और ये पैरेलल करते हैं डिस्कस। लेट्स स्टार्ट विद सीरीज। अब बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये डेरिवेशन स्कूल एग्जाम में बहुत आती है। अब लॉजिकली देखना, ये 3 शावर्स हैं। ये ऊपर बंदा नहा रहा है, उसके नीचे जो पानी गिरकर आ रहा है दूसरा वाला बंदा नहा रहा है, उसके नीचे जो पानी गिरकर आ रहा है उस पानी से तीसरे वाला बंदा नहा रहा है। ऐसे ना कोई नहाता है ना कोई नहाएगा, बट इस केस में सबसे ज्यादा नहाने का मजा किसको आएगा? सबसे ऊपर वाले बंदे को, कि पानी सबसे तेज स्पीड में मिला है। अब उसकी बॉडी से टकरा कर पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर बाकी वाले को नीचे पानी मिलेगा, फिर उसकी बॉडी से टकरा कर जो बचा कुचा पानी है वो तीसरे वाले को मिलेगा। पानी इक्वल मिलेगा बट पानी का जो फ्लो होगा, जो पानी का जो वोल्टेज होगा वो सबसे ज्यादा पहले वाले को मिलेगा। वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रख लेना, आई करंट सबको बराबर मिलता है, आई इज कांस्टेंट, बट जो V है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके हिस्से हो जाते हैं। टोटल V हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर मैंने ओम्स लॉ पढ़ा था तो V की जगह मैं लिख दूंगा IR इज इक्वल्स टू R1 में लिख दूंगा I1 R1, I1 R1 नहीं लिखूंगा, I1 काटूंगा। I इज कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखो IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ब्रैकेट में लिख दूंगा I इज कांस्टेंट इन सीरीज। I कॉमन ले लिया, I से I कट गया, टोटल R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला था रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का इन सीरीज। इसको एक बार देख लो, लिख लो और दिल से कर लो, क्योंकि दिल से करा रहा हूं। अब रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन इन पैरेलल की डेरिवेशन करते हैं। पैरेलल में ये तीनों है, तीनों में फ्लो ऑफ करंट सेम जा रहा है। फ्लो ऑफ करंट बोले तो स्पीड ऑफ करंट, स्पीड होती है वोल्टेज, तीनों को इज्जत मिल रही है। इसमें V कांस्टेंट होता है, इसमें टूटता है I बराबर हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 है तो बंदा कह रहा है ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल्स टू IR, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो V अपॉन R बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V इज कांस्टेंट, कॉमन ले लो, कॉमन लेके काट भी दो, V से भी कट भी गया। 1 अपॉन R बराबर आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये थी डेरिवेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में याद रख लेना, V इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। इन दोनों डेरिवेशंस में से कोई एक आधी डेरिवेशन स्कूल में आएगी आएगी। अब एक आधा न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, सीरीज का, कॉम्बिनेशन का, खिचड़ी का। स्कूल वाले थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, बट डरना मत। सीरीज में याद रखना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं होता, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 भी होता है और I कांस्टेंट होता है। पैरेलल में याद रख लेना, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है और V कांस्टेंट होता है, और 1 अपॉन R बराबर होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दोनों चीजों को ध्यान से देख लेना। इफ टू रेजिस्टर्स, ले लो 2 ohm और 3 ohm, if two resistors of 2 ohm and 3 ohm are connected in series, what is the resultant resistance? If two resistors of 2 ohm and 3 ohm are connected in parallel, what is the resultant resistance? तो पहले सीरीज वाला करते हैं। अब आप सीरीज वाले को देखो, सीरीज वाले में हमने एक डायग्राम बनाया, R बराबर R1 प्लस R2, R टोटल बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 बोले तो 2 प्लस 3 5 ohm is the resultant resistance when two resistors are connected in series। इन्हीं को पैरेलल में कर लो, 1 अपॉन R बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R बराबर होगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम आ जाएगा 6, 1 अपॉन R बराबर आ जाएगा 5/6, तो जो R आ जाएगा वो 6/5 आ जाएगा। 6/5 बोले तो 1 पॉइंट समथिंग। तो वही दो रेजिस्टर्स जब सीरीज में लगाए गए
तो 5 ओम रेजिस्टेंस पैदा हुई। वही दो रेजिस्टर जब पैरेलल में लगाए गए तो 1.1 ओम रेजिस्टेंस पैदा हुई। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, मतलब करंट के लिए फ्लो करना आसान नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होती है, मतलब करंट आराम से फ्लो कर सकता है। और रेजिस्टेंस बोले तो वो चीज जो करंट को रोकती है। ये याद रख लेना, सीरीज रेजिस्टेंस इज मोर देन पैरेलल रेजिस्टेंस। तो अब हम इतना समझ चुके हैं कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को रोकती है। तो अगर किसी अप्लायंस में, किसी वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है क्या? करंट कम। हर वो चीज जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट उसमें से फ्लो नहीं कर सकता। और अगर करंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम। ये सिंपल है, रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस या रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो मुझे करंट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है, या पॉइंट पी से क्यू तक पहुंचाना है। ए से बी पास है, पी से क्यू दूर है। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो करंट के लिए ट्रैवल करना उतना मुश्किल हो जाता है। तो लेंथ ज्यादा तो करंट कम है, और जहां जहां पे करंट कम वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो पहला फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंड all these experiments we carry out at constant temperature. Temperature का रूल हम 11th-12th में पढ़ेंगे। Second factor is affecting resistance of a conductor. सिंपल बात याद रख लेना, जब मैं बोल रहा हूँ करंट ज्यादा तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा तो ऑटोमेटिकली करंट कम। अब एक मोटी तार में ज्यादा करंट है या पतली तार में? सोचो, गीजर ज्यादा करंट खाता है, उसकी तार मोटी होती है। रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह की तार पतली होती है, वो कम करंट खाता है। फ्रिज की तार मोटी होती है, ज्यादा करंट खाता है। तो जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटी तार, गोल तार, मोटी तार, एरिया ज्यादा, करंट ज्यादा। तो एरिया ज्यादा तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कम। दिस मींस द सेकंड फैक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। सो दिस वाज द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल, और उसको भी न्यूमेरिकल्स में नहीं डालेंगे। एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर, वो 11th में करोगे। तो अभी हमारे पास क्या है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो अब इससे क्या हुआ? दोनों को कंबाइन करो। R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, R इज इक्वल्स टू। अब प्रोपोर्शनल का निशान जब भी हटेगा, इक्वालिटी का निशान आएगा, तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट आने वाला है वो थोड़ा दिलचस्प सा कांस्टेंट है। P ने थोड़ी सी पी ली, जब P ने थोड़ी सी पी ली तो वो झुक गया। That constant is rho. This rho is called resistivity of a conductor. तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? R is equals to rho L upon A. अब अगर इस रो को अकेला रखना हो तो ये A उधर चला जाएगा और L जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो रो बराबर हो जाएगा R A upon L. This rho is called resistivity, बराबर है R A upon L। R की SI यूनिट होती है ओम, A की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन L की SI यूनिट होती है मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज ओम मीटर। याद रख लेना, रेजिस्टेंस की ओम होती है, रेजिस्टिविटी की ओम मीटर होती है। ये कुछ सब्सटेंसेस की रेजिस्टिविटी दे रखी है, एक बार इसको आराम से देखो। अब देखना, जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उनकी रेजिस्टिविटी भी ज्यादा है, जिनकी रेजिस्टेंस कम है उनकी रेजिस्टिविटी भी कम है। तो ये टेबल हल्का सा बस देख लो और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन की भी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देख ली, पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी देख ली। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू दिस। Advantage of parallel combination of resistors over series combination of resistors। घर में भी पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। पहली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, मतलब हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलेगा तो अप्लायंस ऑप्टिमम आउटपुट दे पाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक स्विच बंद हो जाता है, किसी अप्लायंस का हम स्विच बंद करें तो बाकी उसके पैरेलल वाले चलते रहेंगे। ये भी घर में आपने देखा होगा। तीसरा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम होती है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन, जिस वजह से हीट भी अप्लायंस में कम प्रोड्यूस होगी, तो अप्लायंस के जलने फूकने के चांसेस नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स लिख लीजिएगा। Disadvantages of series combination over parallel combination. Listen to this. डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, बड़ी सिंपल सी बात, अगर एक स्विच बंद करेंगे तो सारे के सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे, ये इसकी बुरी बात है। दूसरी बात, बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, बहुत हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो अप्लायंसेस के फूकने के चांसेस या गर्म होने के चांसेस या हीट अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तीसरी बात, सीरीज में सब अप्लायंसेस को इक्वल पोटेंशियल नहीं मिलता, तो जो पहला अप्लायंस है उसको मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है और लास्ट अप्लायंस को मिनिमम पोटेंशियल मिलता है। मिनिमम पोटेंशियल मतलब मिनिमम वोल्टेज मिलता है, और जब अप्लायंस को वोल्टेज नहीं मिलेगा तो वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दीज आर द 3 डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब न्यूमेरिकल्स कर लिए, ओम्स लॉ कर लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कर लिया, रेजिस्टिविटी कर लिया। बंदा कहता है डिफाइन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? तो R बराबर होता है रो एल अपॉन ए, और रो बराबर होता है आर ए अपॉन एल। ए ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर, एल ले लिया 1 मीटर। जब ये वैल्यूज डालूंगा तो रो और आर बराबर आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर आती है तो आप लिखोगे इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर while having area of cross section 1 मीटर स्क्वायर। आएगी नहीं, बस तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर वो पूछते हैं डिफाइन रेजिस्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट ईयर हमने एक टॉपिक पढ़ा था पावर, वर्क पावर एनर्जी में पावर बराबर होती है W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम। अब बंदा कहेगा पावर अगर वर्क अपॉन टाइम है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में पोटेंशियल डिफरेंस के पास चलते हैं। V बराबर होता है W अपॉन Q, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? V इंटू क्यू अपॉन टी। ये पावर का एक और फॉर्मूला हो गया। अब बंदा कहेगा सर V इंटू क्यू अपॉन टी आ रहा है, Q अपॉन टी, वापस चलते हैं करंट के पास, Q अपॉन टी होता है करंट, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा VI। तसल्ली से इस एक्सप्रेशन को समझ लो, द पावर ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय एन एक्सप्रेशन कॉल्ड VI। जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिसने कैमरा पकड़ा हो उसके हाथ में भी दर्द हो रहा है। अब V की जगह ओम्स लॉ लगा देते हैं, V की जगह IR लगा दो, तो पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R। और अगर वापस जाओ P इज इक्वल्स टू VI, I की जगह V अपॉन R लगा दो, तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है V स्क्वायर अपॉन R। ये जितने भी एक्सप्रेशंस मैंने कराए हैं इनको 2 से 3 बार लिख जरूर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं इस चैप्टर को और आगे पुश कराने। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, वापस आते हैं पावर के फॉर्मूला पे। पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी बराबर हो जाएगा पावर इनटू टाइम। कमर्शियल लेवल पे बड़ी यूनिट्स ली जाती हैं। पावर की यूनिट ली गई किलोवाट, 1 किलोवाट। टाइम की यूनिट सेकंड्स में नहीं लेंगे कमर्शियल लेवल पे, टाइम को लेंगे आवर्स में। तो एनर्जी बराबर आ गया 1 किलोवाट इनटू 1 आवर। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो 1 किलोवाट आवर है। अब बच्चा कहेगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अगर 1 किलोवाट आवर है तो SI यूनिट तो जूल्स थी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कुछ पता नहीं चलता, बोर्ड वालों का इधर उधर हिला देते हैं। तो बंदा कहेगा 1 किलोवाट आवर को मैं लिख दूंगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को मैं लिख दूंगा 1000 वॉट्स इंटू 1 आवर। 1000 वॉट्स इंटू 1 आवर को लिख दूंगा 60 मिनट्स। 1000 वॉट्स को इंटू 60 सेकेंड्स। वॉट्स बराबर होता है जूल्स पर सेकेंड, तो 1000 जूल्स पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट गया, तो इधर वाला किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3612345 जूल्स, या फिर 1 किलोवाट आवर is equals to 3.6 into 10 की power 6 joules. This is the relationship between commercial unit of energy and SI unit of energy. आपके घर के जो बिजली के बिल आते हैं, जितना भी बिजली का बिल आपके घर का आता है वो कमर्शियल यूनिट के ऊपर आता है। मतलब आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का मीटर अभी देखो, नहीं तो हम दिखा देते हैं। इस मीटर पे जो ये एक वैल्यू बढ़ेगी
मतलब आपने 1 किलोवाट आवर पावर यूज कर लिया। ये एक और वैल्यू जो बढ़ेगी, मतलब एक और 1 किलोवाट आवर आप पावर यूज कर चुके हो। इतनी पावर जब आप यूज करते हो, जितना भी बिजली का बिल आएगा आपका महीने भर का, आपने 100 यूनिट्स बिल आया, मतलब 100 इंटू 1 किलोवाट आवर, मतलब 100 किलोवाट आवर एनर्जी आपके घर ने यूज करी है। और आमतौर पे पहले इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए कोयला जलाया जाता था। थर्मल पावर स्टेशंस में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में डैम्स में पानी रोककर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो बिजली आपके घर में आ रही है, उस बिजली के लिए काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इन तीनों के एडवांटेजेस भी हैं, तीनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं। और अगर कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जिसमें सिर्फ एडवांटेज हो, तो वो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। आजकल गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम्स दे रही है, सब्सिडीज दे रही है। अगर आप सोलर एनर्जी को यूज करते हो अपने घरों में टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट योर ओन इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी तो गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी। मतलब बिजली का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको बिजली का पैसा देगी। सो प्लीज बी अवेयर एंड यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे करें? तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी बराबर होगी पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम में पावर का एक फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में करा था, I²R। तो पावर की जगह मैंने डाल दिया I²R। तो एनर्जी बराबर हो गया I²R इंटू टी। अज्यूमिंग दैट दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला हो गया I²RT। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये ध्यान से देख लेना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में HE, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना करंट ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी हीट ज्यादा होगी। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, T। जितने टाइम के लिए अप्लायंस यूज होगा उतनी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को यूज करते हैं हम कहां यूज करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं अप्लायंसेस में। जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा वाली वायर्स यूज करी जाती हैं ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। बल्ब्स में, हीटर्स में, इलेक्ट्रिक आयरन्स में वी यूज दिस कंसेप्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप बड़ी क्लासेस में और पढ़ोगे, इसको ध्यान से देख लेना। इस चैप्टर के ऑल द फॉर्मूलाज एट ग्लांस। जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो पहला फॉर्मूला था टोटल चार्ज का, Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो इसमें ये भी याद रख लेना, W को V इंटू Q भी लिख सकते हो। थर्ड फॉर्मूला था करंट का, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। थोड़े पंगे I से भी ले लो, I को तुम लिख सकते हो NE अपॉन T। उसके बाद हम लोग आ गए थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बराबर है V इज इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ का ग्राफ भी देख लेना। तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। फिर हम आए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज में। सीरीज में पहला फॉर्मूला ये याद रखना कि V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, I कांस्टेंट होता है और R बराबर होता है, R टोटल बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल में ये याद रख लेना, V कांस्टेंट होता है, I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 और टोटल R के केस में 1 अपॉन R बराबर होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये इसके बाद हम आए थे पावर वाले फॉर्मूला पे। पावर का फॉर्मूला E अपॉन T भी होता है, पावर का फॉर्मूला W अपॉन T भी होता है, पावर का फॉर्मूला VI भी होता है, पावर का फॉर्मूला I²R भी होता है, पावर का फॉर्मूला V² अपॉन R भी होता है। फिर हम आए थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। हीट एनर्जी का फॉर्मूला I²RT होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर होती है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल्स होती है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होती है। याद रख लेना, चैप्टर में यूनिट्स को बहुत ध्यान दे लेना। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई भी वर्ड बोले इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है।
करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये भी याद रख लेना। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है। यूनिट्स को बहुत ध्यान से देख लेना। आई थिंक मैंने इसमें सम अप कर दिया है, जो भी बोला है मैंने लिख लिख के कराया है आपको। अब इसको 2-2 3-3 बार लिख लेना, आपको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।